काई स्क्वायर के बारे में बहुत सारे बच्चों को थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी कि हमने किस तरीके से करना है और काई स्क्वायर में एट्रीब्यूट से क्या मुराद लिया जाता है। दैट इज़ द लॉट ऑफ थिंग्स इन योर माइंड्स कि आप उसमें कन्फ्यूजन का शिकार हो रहे थे कि आपके दिमाग में ये था कि अगर 2 कैटेगरीज होंगी तो हम उसको 2 एट्रीब्यूट्स कंसिडर करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। आज भी स्टूडेंट्स मैंने काई स्क्वायर का टॉपिक लिया और उस काई स्क्वायर के टॉपिक के अंदर मैंने क्या किया कि डिफरेंट कैटेगरीज लिए हैं, कि मैंने डिफरेंट कैटेगरीज ली है। यहाँ पर आप देखिए मैंने एक बहुत सिंपल सा डाटा दिया, फिट अ काई स्क्वायर फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। काई स्क्वायर मैंने लगाया है फॉलोइंग डाटा मेरे, ये हमारे सब्जेक्ट्स हैं मैथ्स, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। यानी एक तरफ मैंने सब्जेक्ट्स लिए और दूसरी तरफ मैंने क्या किया हॉबीज, आप इनको हॉबीज कंसिडर कर सकते हैं कि दूसरी तरफ मैंने क्या लेनी है, हॉबीज लेनी है। हॉबीज में हमारी म्यूजिक है, क्राफ्ट है, रीडिंग है, ड्रामा है। यानी मैथ्स में सब्जेक्ट का मैंने एसोसिएशन चेक की है इन कैटेगरीज के साथ। ठीक है, एट्रीब्यूट्स हमारे पास 2 ही है। फर्स्ट हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट्स है, और सेकंड हमारे पास क्या है, आप इसको डिफरेंट हॉबीज कंसिडर कर लेते हैं और इन हॉबीज की जो है ना मुझे आपस में एसोसिएशन चेक करनी है। एसोसिएशन चेक करनी है, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जब अगर आपका काई स्क्वायर का है तो समटाइम्स आपको ये भी दिया जा सकता है टोटल गिवन होता है या समटाइम्स टोटल गिवन नहीं होता, इट्स अप टू यू। मैंने यहाँ पर टोटल गिवन कर दिया है। अच्छा, मेजर क्वेश्चन इज दैट के मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट डिडंट नो कि हाउ कैन वी मेक द नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस अगर हमारे पास कैटेगरीज ज्यादा होंगी, सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। मैंने फर्स्ट पे आपको नल हाइपोथेसिस बनाना बताया जो H नॉट होता है। मैं इन सिंपल वर्ड्स यू हैव टू बी राइट द 2 क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशंस आर इंडिपेंडेंट। The 2 criteria of classification are independent। मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ 2 attributes हैं तो 2 वे क्लासिफिकेशन यूज हो रहा है। सो दैट इज वाई मैंने यहाँ पर 2 क्राइटेरिया बजाय कि मैं सिंगल इस चीज़ को यूज करूँ तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया कि मैंने इन सिंपल वर्ड्स मैंने नल हाइपोथेसिस को लिख दिया द 2 क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन आर इंडिपेंडेंट। H1 को मैं लिख सकती हूँ द 2 क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन आर नॉट इंडिपेंडेंट। देखें, आप इसको नॉट इंडिपेंडेंट भी लिख सकते हैं और सिंपल यू कैन राइट दे आर एसोसिएटेड। ठीक है, आप H1 को एसोसिएटेड भी कर सकते हैं क्योंकि हम बेसिकली ये चेक करना चाह रहे हैं कि इनके दरमियान एसोसिएशन है। हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि हॉबीज के दरमियान और सब्जेक्ट्स के दरमियान एसोसिएशन है। तो अगर ये एसोसिएटेड है तो इट मीन एक दूसरे पर डिपेंड भी कर रहे हैं। एसोसिएशन तभी होगी ना जब एक दूसरे पर डिपेंडेंसी होगी। सो मैं नल हाइपोथेसिस बना रही हूँ कि क्लासिफिकेशंस आर इंडिपेंडेंट, के इनके दरमियान किसी किस्म की एसोसिएशन नहीं है, मीन ये इंडिपेंडेंट है। और सेकंड में बना रही हूँ कि क्लासिफिकेशंस जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है बल्कि ये आपस में क्या है, एसोसिएटेड है। आप अगर आपसे मतलब नल हाइपोथेसिस प्रॉपर नहीं बन रही तो इन न्यूमेरिकल फॉर्म यू हैव टू बी राइट इन दिस वर्ड, नॉट इन द रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू। न्यूमेरिकल में मैं अगर पहले अगर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये आप नल हाइपोथेसिस बना सकते हैं, लेकिन जब आप रिसर्च की बात करेंगे तो वहां पर आपने वही हाइपोथेसिस बनानी है जो आपके रिसर्च पर जो है ना वो फुल जो है वो उस पर इफेक्ट कर रही होगी। ठीक है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अगर आप गौर करें तो मैंने गिवन नहीं किया हुआ, यहाँ पर मैंने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है ना अल्फा इज इक्वल टू 5% दिया है। जी मैम, जिसमें हमें स्टेटमेंट नहीं दी होगी क्वेश्चन में तो उसमें हाइपोथेसिस नहीं बनाएंगे ना हम? हाइपोथेसिस नहीं बनाएंगे मतलब मुझे समझ नहीं आई बात की। मैम, जैसे आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए थे ना, उसमें क्वेश्चन 1 और 3 में जो है ना स्टेटमेंट बड़ी बड़ी थी, लेकिन क्वेश्चन 2 में जस्ट लिखा हुआ था कि इसे सॉल्व करें, तो उसमें हाइपोथेसिस नहीं बनानी थी ना? हाइपोथेसिस हमेशा बनती है काई स्क्वायर में। आप फिट काई स्क्वायर लिख दें, आप उसमें पूरा जो है वो स्टेटमेंट बनाएं। जब भी काई स्क्वायर का क्वेश्चन होगा, जब भी टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का क्वेश्चन होगा, उसमें हाइपोथेसिस मस्ट बनानी होती है। हाइपोथेसिस जो है आप अगर इसके हिसाब से बनाएं तो हम कह सकते हैं कि सब्जेक्ट्स एंड कैटेगरीज हैव एसोसिएटेड आर नॉट एसोसिएटेड। मैंने एक आपको जनरल हाइपोथेसिस बना के दे दी है कि अगर आपको हाइपोथेसिस बनाने में डिफिकल्टी हो रही है तो इन काई स्क्वायर की बात कर रही हूँ। इन सिंपल वर्ड्स यू हैव टू बी राइट दैट द क्लासिफिकेशन ऑफ द वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट। जी ओके मैम। क्लियर, आगे मूव ऑन करें। मैम, अगर ये लिखते हैं कि द वैल्यूज या जो भी आर इंडिपेंडेंट और नॉट इंडिपेंडेंट, या इसकी जगह ये लिखते हैं कि एसोसिएटेड और नॉट एसोसिएटेड, तो एक ही बात होती है?
नहीं, आप इतना शॉर्ट फॉर्म में ना इंडिपेंडेंट और देखना है ना। एसोसिएटेड। जब मैं क्राइटेरिया की बात कर रही हूँ, जब मैं क्लासिफिकेशन है उनके डिफरेंस की बात कर रही हूँ, दैट इज द जनरल। अब इससे ज्यादा जनरल ना करें आप, ओके मैम। ठीक है जी। आगे मूव ऑन करें। यस मैम। स्टेटिस्टिक्स है हमारे पास, काई स्केयर इज इक्वल टू समेशन ओ आई माइनस ई आई का स्केयर डिवाइडेड बाय ई आई। ओ आई से क्या मुराद है? ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। ई आई से क्या मुराद है? एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय ई आई। कंप्यूटेशन आपने करनी है। ओ आई का मतलब ये, मैं दोबारा इस टेबल की तरफ जा रही हूँ। ओ आई आपने वो लेना है जो आपका ओरिजिनल एक्सक्यूज डाटा मी होगा, मैम, जो मैम आपकी आवाज़ बहुत कट कट के आ रही है। अब आपकी मर्जी है कि ऑब्जर्व में आप क्या लेते हैं। आप इट इज सिंपल ले लेते हैं, जैसे आपको रो वाइज भी डाटा ले सकते हैं, आप कॉलम वाइज भी ले सकते हैं। आपका रो वाइज आप कैसे लिख सकते हैं कि आप 24, 83, 17 ले लो, 11, 62 ऐसे ले लो, या ऐसे ले लो 24, 11, 32, 10, 83, 62, 121, 26, 17, 28, 34, 44। मैंने कॉलम वाइज लिया है। बट कीप इन योर माइंड कि अगर आपने कॉलम वाइज पहला कॉलम लिया फिर दूसरा लोगे, तीसरा लोगे, ये नहीं कि पहला कॉलम ले लो फिर रो को उठा के दे दो। एक प्रॉपर डिसिप्लिन वे में लेना है। मैंने जो डाटा लिया वो लिया है 24, 11, 32, 10, यही मैंने डाटा लिया है। मैं आपको यहाँ पर विजिबिलिटी करा देती हूँ कि मैंने डाटा लिया। देखें 24, 11, 32, 10, 83, 62 मैंने इस तरीके से डाटा लिया है। अब जिन लोगों को समझ नहीं आई थी, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ कि जब आपने एक्सपेक्टेड वैल्यूज लेनी है, एक्सपेक्टेड वैल्यूज बनानी है, तो फिर आप लोग क्या करेंगे कि आपने देखना है कि ये 24 जो है वो कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। दैट इज ये आपका 24 जो है ना वो यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। अब 24 जहाँ पर है उसका आपने कॉलम वाइज, रो वाइज आपने टोटल ले लेना है, उसका आपने कॉलम वाइज टोटल ले लेना है, दोनों को करना है मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है 492 से। अब 24 है यहाँ पर, 24 में अगर इसका मैं कॉलम वाइज लूंगा, रो वाइज लूँ, दैट इज द 124। अगर मैं इसका कॉलम वाइज लूँ दैट इज द 77। तो क्या करेंगे 77 मल्टीप्लाई बाय 124 डिवाइडेड बाय 492। ठीक है, 77 मल्टीप्लाई बाय 124 डिवाइडेड बाय 492। ये देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, अब सेकंड पर जाते हैं, मैंने लेना है 11। अब जो 11 है ये आपके पास सेकंड है। अब कॉलम वाइज टोटल तो इसका 77 ही रहेगा, क्योंकि ये इस जिस कॉलम में मौजूद है उसका टोटल ले ली 17। बट इसका रो वाइज टोटल चेंज हो रहा है, दैट इज द 101। हम लिखेंगे 77 मल्टीप्लाई बाय 101 डिवाइडेड बाय 492। ठीक है, इस तरह मैंने इसको ले लिया 77 मल्टीप्लाई बाय 101 डिवाइडेड बाय 492। इसी तरह मैं किसी का भी टोटल ले लेती हूँ। अगर मैंने यहाँ पर 121 को फॉर एग्जांपल मैंने लेना है, तो 121 का टोटल यहाँ पर जाओ तो 187 है, और अगर यहाँ पर जाओ तो 292 है। तो 292 मल्टीप्लाई बाय 187 डिवाइडेड बाय 492। देखिए मैंने ऐसे ही लिखा हुआ है 292 मल्टीप्लाई बाय 101 डिवाइडेड बाय 492 इज इक्वल टू 59.9। आपने देख लिया कि आपने जहां पर जो वैल्यू एग्जिस्ट करेगी उस वैल्यू को मल्टीप्लाई बाय सेकंड रो वाइज टोटल, मल्टीप्लाई बाय कॉलम वाइज टोटल और डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड कर देंगे। दैट इज द 19.4, विच इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू। मैंने इस तरह से ई आई का कॉलम बना लिया, एक्सपेक्टेड वैल्यू का कॉलम बना लिया। देन मैंने इसको क्या किया था ओ आई माइनस ई आई में। ओ आई माइनस ई आई से क्या मुराद है? 24 माइनस 19.4 इज इक्वल टू 4.6। इसी तरह 11 माइनस 15.8 दैट इज द माइनस 4.8। सेम एज इट इज 32 माइनस 29.3 इज इक्वल टू 2.7। फिर मैंने क्या किया ओ आई माइनस ई आई का स्केयर ले लिया, मतलब 4.6 का मैंने स्केयर किया, दैट इज 21.16 है। मैंने जब 15.8 का स्केयर सॉरी माइनस 4.8 का स्केयर किया, चूंकि नेगेटिव वैल्यू थी जब मैंने उसका स्केयर किया, दैट इज पॉजिटिव वैल्यू, कन्वर्टिंग द पॉजिटिव वैल्यू 23.04 है। 2.7 का स्केयर किया 7.29 है, माइनस 2.5 का स्केयर किया 6.25 है। इस तरह मैंने ओ आई माइनस ई आई के स्केयर का कॉलम जो है वो बना लिया। थर्ड मेरे पास क्या था ओ आई माइनस ई आई का स्केयर डिवाइडेड बाय ई आई, थोड़ा सा कट हो गया है, मतलब क्या था ओ आई माइनस ई आई का स्केयर कितना है 21.16। 21.16 को मैंने किससे डिवाइड करना है 19.4 से। पहले स्केयर लेना था, फिर मैंने इसको डिवाइड करना था ई आई से, दैट इज द 19.4। जब मैंने इसको डिवाइड किया तो मेरे पास यहाँ से आंसर आ जाएगा एज इट इज
23.04 को मैंने डिवाइड करना है 15.8 से, दैट इज अ 1.46। 7.29 divided by 29.3 that is the 0.29। इसी तरह पहले मैंने स्केयर किया और मैंने EI का किया, और करने के बाद मेरे पास यहाँ पर आई थिंक क्या थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, क्लियर नहीं हुआ इसका, ये आ जाता है मेरे पास आई थिंक 52 पॉइंट समथिंग है ये, हाँ जी 54.06 का स्केयर की वैल्यू आ रही है, ठीक है 54.06। अब यहाँ पर आता है काई स्केयर की टेबल वैल्यू पर। काई स्केयर की टेबल वैल्यू हमारे पास क्या है, सबसे पहले तो ये कि हमने 5% के हिसाब से इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम बनाना है। डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे बनाएंगे, यहाँ पर मैं दोबारा जा रही हूँ, मेरा काई स्केयर का डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है R-1 इंटू C-1। काई स्केयर का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, R-1 इंटू C-1। आप इसकी रोज चेक करें, टोटल के अलावा रोज चेक करनी है। म्यूजिक वाली रो 1, क्राफ्ट वाली 2, रीडिंग वाली 3, ड्रामे वाली 4, यानी 4 - 1 किया तो कितना आ गया, 3 आ गया। R-1 कितना आ गया, 3 आ गया। जब मैंने 4 में से 1 को माइनस किया तो 3 आ गया। जब मैं बात करूंगी कॉलम की, तो कॉलम कितने आ जाएंगे, कैटेगरीज को छोड़ दो, मैथ्स वाला कॉलम 1, केमिस्ट्री वाला कॉलम 2, फिजिक्स वाला कॉलम 3, 3 - 1 2। तो जब मैंने किया 4 - 1 3 और 3 - 1 2, तो मेरे पास कितनी आ गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम, या सिंपल हम एन कहेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए मैंने 6 ही लिखा हुआ है। काई स्क्वायर 0.05, अल्फा की वैल्यू 0.05, 6 इज इक्वल टू 12.59। अब बहुत सारे बच्चों को इश्यूज होता है, मैम हाउ कैन वी कैलकुलेट आवर रिजल्ट्स। देखें मैंने ये क्रिटिकल रीजन का मतलब क्या है कि मैं अगर मेरी ये कंडीशन फुलफिल होती है, यानी काई स्क्वायर की जो वैल्यू है, कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो ग्रेटर आ जाती है स्टेबल वैल्यू से, तो मैंने इसको क्या कर देना है, रिजेक्ट कर देना है। मैंने क्या कर देना है, रिजेक्ट कर देना है। अब मेरी काई स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू है 54.06। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ काई स्क्वायर ग्रेटर होगा टेबल वैल्यू से, तो टेबल वैल्यू कितनी है, 12.59। 54.06 जाहिर है ग्रेटर है किससे, 12.59 से। 54.06 क्या है, ग्रेटर है 12.59 से, तो इसका मतलब क्या है, क्रिटिकल रीजन में फॉल कर रही है। सो हम लोग क्या करेंगे, सो वी रिजेक्ट आवर नल हाइपोथेसिस। जब नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे, तो नल हाइपोथेसिस में हम लोग क्या कह रहे थे कि द क्लासिफिकेशन ऑफ वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट। तो अगर मैं नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रही हूँ तो इट्स मीन मैं एक्सेप्ट किसको कर रही हूँ, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को। मैं किसको एक्सेप्ट कर रही हूँ, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या कर रहा है कि वाकई इनकी आपस में एसोसिएशन है, कि इन सब्जेक्ट्स की इन हॉबीज के साथ एसोसिएशन है, ठीक है। जो मैंने सब्जेक्ट बताए हैं इनकी आपस में एसोसिएशन थी। पहला मैं, क्योंकि मैंने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया है कि उसमें मैंने कहा है कि दे आर इंडिपेंडेंट, यानी सब्जेक्ट का हॉबी से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई एसोसिएशन नहीं है। लेकिन जब मैंने अपना टेस्ट लगाया, देन इट शुड बी प्रूव कि ये जो है हमारा आपस में ये जो वेरिएबल्स हैं या जो हमारे सब्जेक्ट हैं वो एसोसिएटेड हैं हमारे हॉबीज के साथ। सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा, फ्रॉम अडल्ट मेल पॉपुलेशन ऑफ द 7 लार्ज सिटीज रैंडम सैंपल्स ऑफ साइज इंडिकेटेड बिलो वर टेकन एंड द नंबर ऑफ मैरिड एंड सिंगल वर रिकॉर्डेड। आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर करें। सिटीज को उन्होंने नाम दे दिया ABCDEFG, यानी टोटल जो है हमारे पास कितने हैं, 7 सिटीज हैं। कोई भी सिटीज का नाम रख रहे हैं, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर, तो उन्होंने उन सिटीज का बजाय नाम लिखने के यहाँ पर उन्होंने क्या दे दिया, उनको नेम दे दिया ABCDEFG का। सिटी में उन्होंने उसके बाद उन्होंने कहा है कि 2 लिए हैं पर्सन्स जो हैं, वो एक मैरिड को ले लिया, एक सिंगल को ले लिया, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं, रैंडम साइज इंडिकेटेड बिलो वर टेकन एंड द नंबर्स ऑफ मैरिड एंड सिंगल वर रिकॉर्डेड। मेल पॉपुलेशन उन्होंने उठाई है, ठीक है, मेल पॉपुलेशन उठाई है, और मेल पॉपुलेशन नहीं है, कौन से मेल पॉपुलेशन नहीं है, जो मैरिड है। मुख्तलिफ सिटीज के जो लार्जर सिटीज हैं उनके मैरिड मेल को उठाया और उनके सिंगल मेल्स को उठाया, और उनकी आपस में चेक किए एसोसिएशन इन लार्ज सिटीज, ठीक है। अब यहाँ पर देखें है 2 एट्रीब्यूट्स, लेकिन सिटीज को उन्होंने 7 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। 7 उसके ग्रुप्स आगे से उन्होंने डिवाइड कर दिए कि पहला सिटी में मैरिड मेल कितने हैं और सिंगल मेल कितने हैं। जो सेकेंड सिटी है उसमें मैरिड है। आप
गौर करें तो जो मैरिड हैं वो लार्जर सिटीज में ज्यादा है। क्यों? जाहिर है जब वो मैरिड हो जाते हैं, उनकी फैमिलीज बन जाती है, तो उन्होंने सिटीज तरफ कन्वर्ट हो जाना होता है। ठीक है, आपने ये क्वेश्चन खुद करना है। ये क्वेश्चन जो है ये खुद करना है, तो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को आप देखिएगा और उसको देखिएगा कि आपने कैसे करना है। हमारा आज का टॉपिक ये था, मैंने आपको बता दिया कि एट्रीब्यूट्स दो ही होंगे, दो ही एट्रीब्यूट्स हैं, लेकिन उसकी कैटेगरीज जो है वो ज्यादा हो सकती हैं। और अगर आपके पास कैटेगरीज ज्यादा हो तो अपने उसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, उसका EI कैसे निकालना है। जैसे मैंने अभी मैंने सिंगल उसका किया था, मैंने भी ऊपर वाले क्वेश्चन का मैंने किया था, जिसे मैंने आपको हॉबीज गिवन की हुई थी और मैंने ये किया था। इसमें भी आप देखें कि कैटेगरीज थोड़ी सी ज्यादा होगी थी। सेम इन असूलों पर जो है ना, इन्हीं स्टेप्स को लेके आपने जो है ना वो सेकंड वाला क्वेश्चन करना है, ताकि आपके मजीद जो है वो कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, ये नहीं कि अगर आपकी ग्रुपिंग ज्यादा हो जाएगी तो आपके एट्रीब्यूट्स भी ज्यादा हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तेरा फोन आ रहा। यस मैम।